हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में सीसेट के जो इंग्लिश आरसी के क्वेश्चंस आए उसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप फर्स्ट वीक की वीडियो देख सकते हैं, जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी इसकी। उसके आगे के क्वेश्चंस हम आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा सेट ए में, जो 23rd क्वेश्चन था पैसेज के साथ। तो इस सेकंड पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पैसेज में लिखा था वी टेक इट फॉर ग्रांटेड नाउ। अब जब इस तरह का फोकस बिगिनिंग में ऐसा फ्रेज यूज किया गया कि वी आर टेकिंग समथिंग फॉर ग्रांटेड, दैट मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी टेकन इन योर कंसिडरेशन। We take it for granted now that science has a social responsibility. तो साइंस की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपार्ट फ्रॉम अदर ड्यूटीज, हम इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो साइंस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट बहुत मेजर हो जाता है। द आइडिया वुड नॉट हैव अकर्ड टू न्यूटन और गैलीलियो, उनके उनके तक भी आइडिया ये नहीं आना था। दे थॉट ऑफ साइंस एज एन अकाउंट ऑफ द वर्ल्ड एज इट इज एंड द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे एक्नॉलेज्ड वाज टू टेल द ट्रुथ। तो उनके हिसाब से भी क्या था कि साइंस की एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ही ड्यूटी बनती है, टू टेल अस द ट्रुथ। लेकिन हम साथ ही साथ इस चीज को भूल रहे हैं दैट वी आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है साइंस की। तो अभी तक हम यही समझ पाए हैं फ्रॉम द बिगिनिंग टू दी दिस पार्ट टिल नाउ, हम यही समझ पाए कि सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पोर्ट्रे किया गया, वेयर एज दूसरी को नहीं किया गया। The idea that science is a social enterprise is modern and it begins at the industrial revolution. तो यहाँ पे फिर से कहा गया science is a social enterprise which is modern. We are surprised that we cannot trace a social sense further back. सरप्राइज्ड है कि हम लोग पीछे की सोशल सेंस से, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े आइडियाज को सर्च नहीं कर पाए, ट्रेस नहीं कर पाए, बिकॉज वी नर्स द फ्यूजन दैट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंडेड गोल्डन एज। क्योंकि हमारे साथ हमारा एक नोशन बना हुआ इस तरह का कुछ, ठीक है, या फिर एक बिलीफ है जो कि शायद पूरी तरह से सच नहीं है। अब इसके साथ दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द थिंकिंग ऑफ द ऑथर अबाउट साइंस। ठीक है, जो ऑथर ने यहाँ पे लिखा कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जबकि साइंस में जब न्यूटन की एग्जाम्पल ली गई, गैलीलियो की एग्जाम्पल ली गई, वो किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, उनको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सच को दिखाना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा साइंस मस्ट परस्यू ट्रुथ। वो तो बात ठीक है कि साइंस को, सच्चाई को परस्यू करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और लोगों के सामने रखना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। तो ये जो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन पैराग्राफ के अंदर डिस्कस किया गया, बहुत ही क्लियर आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन डी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं जिसपे क्वेश्चन नंबर आपको पूछा गया 31 एंड 32। तो दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ है, The history of science is the real history of mankind. Science की history is the real history of mankind. In this striking epigram, a 19th century writer links science with its background. तो साइंस को उसकी बैकग्राउंड से लिंक किया जाता है, रिलेट किया जाता है। लाइक मोस्ट एपिग्राम्स, एपिग्राम्स क्या होते हैं, जिन फर्दर स्टेटमेंट्स के साथ आप किस चीज को पोर्ट्रे करते हैं इन डिफरेंट वे। जैसे हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं या फिर कुछ एपिग्राम्स को थोड़ा आप डिफरेंट रिलेट कैसे कर सकते हैं, समथिंग दैट टेल्स यू द आइडिया ऑफ समथिंग इन अ वेरी पोएटिक वे। Like most epigrams, its power lies in emphasizing by contrast an aspect of truth which may be easily overlooked. तो यहाँ पे फोकस किस चीज पे डाला गया कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, हमारे लिए आसान है ओवरलुक करना द रिलेशंस बिटवीन साइंस एंड मैनकाइंड। तो ओवरलुक किया जाता है इन चीजों को, एंड टू ट्रीट द फॉर्मर एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी। फॉर्मर में इसमें मीनिंग क्या आएगा, किसका, साइंस इज द फॉर्मर वन, मैनकाइंड इज द लेटर वन। तो यहाँ साइंस की बात करते हैं आगे, टू ट्रीट द फॉर्मर वन एज सम एब्स्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी, की साइंस एक थर्ड पार्टी है। वी द ह्यूमन बींग्स आर बेसिकली part of the world and we are running together, we are making things together, but science is a third party that helps us somehow in other way, which can sometimes be praised for its beneficial influence। कभी हम साइंस जिसको हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं, ठीक है, बेसिकली ये कहना चाहता पिछली बात से कि सारा क्रेडिट ह्यूमन बींग्स लेते हैं और साइंस को थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं, और जब कुछ बेनिफिशियल होता है इन्फ्लुएंस, उसके लिए उसको प्रेस मिलती है, अपलॉड मिलता है।
बट फ्रीक्वेंटली, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, एंड कन्वीनियंटली, जो हमारे लिए कन्वीनियंट भी होता है, ब्लेम्ड फॉर दी हॉरर्स ऑफ वॉर, ठीक है, उसके लिए हम साइंस को ही गलत ठहराते हैं। तो इट इज बेसिकली ह्यूमन साइकोलॉजी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं जो बहुत वाइज नहीं है, वट एवर हैपन्स रॉन्ग टू देम और टू देयर सराउंडिंग्स, दे डू फर्स्ट वन थिंग, what do? They blame others, they blame the situations, they can never take the blame on themselves। तो ऐसा ही कुछ साइंस के साथ भी लोग कर रहे हैं। Now, science and mankind cannot be divorced from time to time at man's convenience। कि हर बार साइंस और मैनकाइंड को आप अलग नहीं कर सकते अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। येट वी हैव सीन दैट, फिर भी हमने क्या देखा, इन स्पाइट ऑफ काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंप्रूवमेंट, इतनी अपॉर्चुनिटीज इंप्रूवमेंट की जो साइंस की वजह से आई, the opening years of the present period of civilization have been dominated by international conflicts। Is this the inevitable result of progress? Inevitable का मतलब क्या होता है, irresistible, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ साइंस, और डस द फॉल्ट लाइज एल्सवेयर। तो क्या ये सारी साइंस की गलतियां थी या इसके पीछे कोई और भी रीजन हो सकता है, राइट? तो ऑथर अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू में कहना ये चाहता है कि हर बार जब कुछ गलत होता है तो आप साइंस पे ब्लेम डालते हैं, ऑल्दो समटाइम्स कुछ इन्फ्लुएंशियल होता है या कुछ बेनिफिशियल होता है तो आप थोड़ा साइंस को प्रेस कर देते हैं, लेकिन आप दोनों को अलग कर रहे हैं, दोनों एंटिटीज को, आप साइंस को थर्ड पार्टी की तरह ट्रीट करते हैं। वेल, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एम्फेटिकली कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो इसमें लिखा था, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। ये मान सकते हैं हम कि मैनकाइंड में, अगर मैनकाइंड एवोल्यूशन की बात करें तो शायद साइंस के ना होने से कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट से इन्फ्लुएंशियल बेनिफिट्स ना हो पाते हमें, बट दैट इज वेरी एक्सट्रीम टू बी सेट कि साइंस के बिना मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट टिल टुडे। और सेकंड था, इट इज अ साइंस दैट विल, अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत होगा तो सेकंड इवेंचुअली ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मैनकाइंड सर्वाइव कर सकती है विदाउट साइंस, although there would be less benefits, so there would be no benefits, but mankind still can exist and it can survive without the help of science। अब इसमें अगर आप मैनकाइंड और साइंस को देखें, they two are two different entities, both are the different entities। अब different entities है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनकाइंड entirely डिपेंड करती है साइंस पे। साइंस डेफिनेटली हमें कुछ इंप्रूवमेंट्स करने में, बेनिफिट्स देने में, इन्फ्लुएंशियल चीजें करने में हेल्प करती है। दैट डजंट मीन कि हमारी जो मैनकाइंड है दैट वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट साइंस। अब नेक्स्ट में भी लिखा गया, इट इज अ साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमिन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। तो अगर फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ऑब्वियसली सेकंड भी इनकरेक्ट होगी, इसलिए आंसर होगा नाइदर वन नो टू। Now the next question was, based on the above passage the following assumptions have been made। Now what does first assumption say? The horrors of modern life are inevitable result of progress of science। ये तो पीछे उस चीज को गलत कह रहा था ऑथर। ऑथर वाज सेइंग इट लाइक whenever the horrors of progress happens, basically people blame the entire thing on science, ठीक है? तो ये बात तो डेफिनेटली गलत हो जाती है उस हिसाब से। The aspect of truth likely to be overlooked, जो सच है उसको हम ओवरलुक कर देते हैं, अनदेखा करते हैं। We turn a blind eye, is that science is what man has made it। तो ऐसा नहीं है, हाँ सॉरी, ऐसा है कि हम ओवरलुक कर देते हैं। हाँ, ओवरलुक वर्ड में भूल गया बीच में से। तो डेफिनेटली वी ओवरलुक दिस फैक्ट, वी ओवरलुक दिस रियलिटी दैट द साइंस इज व्हाट मैन हैज मेड इट। तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन खाली करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन 2 मींस ऑप्शन बी। ओके, नाउ एक नेक्स्ट पैराग्राफ जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33 एंड क्वेश्चन नंबर 34। इट वाज अबाउट ट्रैवलिंग and the experience that we attain with the help of traveling a lot of different areas, regions or countries। So only with a long experience and opening of his wares on many a beach where his language is not spoken will the merchant come to know the worth of what he carries। तो इस तरह इसने कहा क्या उसको वर्थ पता लगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो जाता है जहां उसकी लैंग्वेज भी नहीं बोली जाती, एंड व्हाट इज parochial and what is universal in his choice, और उसके हिसाब से डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में। Such delicate goods as justice, love and honor, courtesy and indeed all the things we care for are valid everywhere but they are variously molded। तो चीजें सारी की सारी हर जगह पे हैं, यूनिवर्सल हैं, बट डिफरेंटली उनको मोल्ड किया गया है एंड ऑफन डिफरेंटली हैंडल, और उनको हैंडल भी डिफरेंट वे से करते हैं। ऑब्वियस है, हर कंट्री, हर रीजन के अंदर, इवन स्टेट टू स्टेट, इवन फैमिली टू फैमिली ये चीज वेरी कर जाती है, हाउ यू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स एंड हाउ यू मोल्ड और हैंडल दीज थिंग्स।
एंड समटाइम्स नियरली अनरिकग्नाइजेबल इफ यू मीट देम इन अ फॉरेन लैंड। और वहां पे कई बार आप उनको पहचान भी नहीं पाते जब आपको फॉरेन कंट्री में फॉरेन लैंड पे वो चीजें फील होती हैं। एंड द आर्ट ऑफ लर्निंग फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट गेन ऑफ ट्रैवल। तो ये कहते हैं कि जो फंडामेंटल वैल्यूज सीखनी है आपको, कॉमन वैल्यूज सीखनी है, शायद सबसे बड़ा एक बेनिफिट है, ग्रेटेस्ट गेन है ऑफ ट्रैवल टू दोस्त, उन लोगों के लिए हु विश टू लिव एट ईज अमंग देयर फेलोज। तो इसके बेसिस पे दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रेवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। हम क्या चीजें डिफरेंशिएट कर पाते हैं? इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज एंड नेशनैलिटीज, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, फ्रेंड्स एंड फोर्स। तो दोस्तों ये तीनों ऑप्शंस तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएंगी, जिसके बारे में बात नहीं की गई। नेशनैलिटीज के बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट नेशनल के डिफरेंट स्टेट के अंदर, नेशन के अंदर क्या क्या वहां के बिलीफ्स हैं, क्या वहां पे ट्रेंड्स हैं, इन चीजों का पता लगता है, जो कि ट्रैवलिंग के अंदर मेंशन नहीं था बिल्कुल भी। तो ऑप्शन बी निकल जाता है। डिफरेंट कम्युनिटीज की बात तो की नहीं। इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, इमेजिन करने वाली कोई भी चीज यहाँ पे थी नहीं। लोकल वैल्यूज पता लगती हैं आपको, जो वहां के एरियाज के लोकल वैल्यूज हैं, और आपको यूनिवर्सल वैल्यूज पता लगते हैं कि पूरे यूनिवर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वे में लोग कैसे उनको मोल्ड करके या हैंडल कर रहे हैं डिफरेंट वेज के अंदर, उन्हीं सब चीजों को जो हमारे यहाँ पे भी है। और दोस्ती दोस्ती या दुश्मनी का आइडिया नहीं होता इससे, क्योंकि आप वहां पे दोस्ती नहीं करते, पहले कुछ साल कुछ महीने रहते हैं, फिर दुश्मनी का, तो ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं इसमें। तो इसलिए ऑप्शन हो गया इसका आंसर सी। नाउ नेक्स्ट वाज विद रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। इस पर assumption के काफी क्वेश्चंस आए थे और दो दो assumption के ज्यादा क्वेश्चन आए, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस को करेक्ट या इनकरेक्ट करना था। सो ट्रैवल लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस। डेफिनेटली आप ह्यूमंस को, ह्यूमंस बिहेवियर, ह्यूमंस नेचर, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल, उनको अंडरस्टैंड करना शुरू करते हो। ट्रैवल हेल्प्स दोस हु विश टू लर्न फंडामेंटल कॉमन वैल्यूज, ये तो पैसेज में भी साफ लिखा था, दिस वुड आल्सो बी करेक्ट। A person with long experience in travel can resolve differences amongst people. See, a person with long experience in travel can handle his own things in different ways, क्योंकि उसने लर्न किया है, बट बाकी लोगों के वो जो भी डिफरेंसेस हैं उनको खत्म नहीं कर सकता, unless and until they also experience the same things. They also travel a lot, they also get to know about different aspects. शायद उनको बेनिफिट हो जाए, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस गेन किया है वो सेव कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? तो ऑप्शन थर्ड इसमें इनकरेक्ट हो जाता है। ओनली 1 और 2 के हिसाब से आप देखें तो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। ओके, चलिए तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, जिसपे बेस्ड थे क्वेश्चन नंबर 41 एंड 42। कन्वेंशनल क्लासरूम्स, जो कॉमन एक क्लासरूम स्ट्रक्चर होता है, आजकल फ्लिप्ड क्लासरूम प्रोग्राम शुरू हो गया, जिसको लोग हाइब्रिड भी कहते हैं, जिसमें ऑफलाइन में टीचर पढ़ा रहे हैं क्लासरूम प्रोग्राम में, और बाकी डिवाइसेस जो हमारे अप्लायंसेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू वो सारी कॉन्वर्सेशन या सारा लेक्चर शेयर कर सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो घर बैठ के पढ़ाई करते हैं। बट यहाँ बात हुई कॉमन जो क्लासरूम्स हैं, कन्वेंशनल जो मोड है। बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन एवर लर्निंग इफेक्टिवनेस, वो एम्फेसाइज करते हैं फिक्स्ड ड्यूरेशन पे इफेक्टिवनेस की, रिजाइन देमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स, ठीक है, इनसे पीछे उठा देते हैं, कि इनसे अपने आप को खुद को साइड कर देते हैं जहां वेरिएबल आउटकम्स निकलती है। द टायरनी ऑफ द क्लासरूम इज दैट, अब वहां पे तानाशाही क्या होती है, एक फिक्स्ड रूल क्या होता है, दैट एवरी लर्नर इज सब्जेक्टेड टू द सेम सेट ऑफ लेक्चर्स, हर एक लर्नर को सेम सेट ऑफ लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इन द सेम वे फॉर द सेम ड्यूरेशन, सेम तरीके से, और सेम उसकी टाइम ड्यूरेशन भी होती है। अब इन द एंड क्या होता है, अ फ्यू लर्नर्स शाइन, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं वो शाइन करते हैं, जो पहले से कुछ अच्छे होते हैं वो जल्दी चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं। सम सर्वाइव्स, कुछ लोग डगमगाते हैं, ठीक नंबर आगे एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, एंड द रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड, बाकी के लोग बेचारे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि शायद उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते थे, उनको पढ़ाने का तरीका अलग होता, तो शायद वो अडॉप्ट कर लेते हैं उन चीजों को इजिली। आफ्टर द फिक्स्ड ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन, तो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के बाद क्लासरूम मॉडल मूव ऑन करते हैं आगे, विद नॉट अ थॉट स्पेयर फॉर दोस लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन उनके बारे में नहीं सोचा जाता जो पीछे रह गए हैं, या फिर जो वीक रह गए, जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, जिनकी सप्लीज आई, या फिर जो लोग फेल हो गए, या फिर जिनको सक्सेस नहीं मिली, जॉब्स नहीं मिली। दिस इज हाउ वी एंड अप विद 10% एम्प्लॉयबिलिटी, हम महज 10% एम्प्लॉयबिलिटी ही कर पाते हैं इस मेथड के साथ, जो कन्वेंशनल क्लासरूम्स का मेथड है, in our graduates after a decade and a half of formal education. Repeating the same ineffectual script, ineffectual मतलब inefficient जो है script in the modern realm of skill education will not produce different results.
तो इससे कोई डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आने वाले, विच मीन्स कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस। अब इन्फ्रेंस का क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ चीजें जो डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन है उनमें से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, पैराफ्रेजिंग कर रखी होगी। In conventional classroom learning, the central goal is duration of learning rather than attainment of competency. Definitely duration of learning, duration of time तो फिक्स किया ही जाता है, यहाँ पे पैसेज के अंदर क्लियर लिखा था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। कन्वेंशनल क्लासरूम्स एनकरेज वन साइज फिट्स ऑल, उन्होंने यही कहा था ना कि कुछ लोग होते हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ शाइन करते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं, ठीक है। सेकेंड, सबके लिए कॉमन लेक्चर ही होता है, सेम उसी स्टेट में चलता है, तो इससे वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि पैसेज में अदर वर्ड्स में गिवन था लेकिन डायरेक्टली गिवन था। तो अकॉर्डिंगली ऑप्शन आपका सी बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में देखें तो बेस्ड ऑन द अबव पैसेज कुछ अजम्पशंस बनाई गई कि आप इन चीजों को देखते हो क्या अज्यूम कर सकते हैं, व्हाट वुड बी राइटली सेड आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द पैसेज। सो एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ कंट्री आर एम्प्लॉयड, क्योंकि बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं in organized sector, unorganized sector, India does not need to change its present conventional classroom system for education. लास्ट लाइन से भी खुद कह रहा था कि कोई डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं निकलेंगे अगर आप इसी तरह से वर्कआउट करते रहे, एंड जस्ट बिकॉज कुछ लोग काम कर रहे हैं डजंट मीन कि 90% जो काम नहीं लगे अभी, एम्प्लॉयबिलिटी जो जनरेट नहीं हुई 90% की, तो इंडिया को रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ चेंजेस करने की, तो ये गलत हो जाती है ऑप्शन। इवन विद इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम, इसके साथ भी जो प्रोग्राम चल रहा है सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड, क्या 10% सफिशिएंट होगा? नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। ऑप्शन 1 एंड 2 अगर गलत होते हैं तो आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, आइदर 1 नो 2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट द पैसेज एंड द ऑथर ट्राइज टू सजेस्ट यू। नाउ अडोलसेंस की बात हुई, व्हेन अ चाइल्ड रीचेस अडोलसेंस, जिस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर था 43 एंड 44। तो व्हेन अ चाइल्ड रीचेस अडोलसेंस देयर इज एप्ट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड, क्योंकि डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट एज की वजह से द चाइल्ड हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड अ फ्यू थिंग्स दैट द पेरेंट्स हैव ऑलरेडी डन। Since the latter consider himself, क्योंकि जो चाइल्ड है वो मानता है अपने आप को टू बी बाय नाउ क्वाइट केपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, उसको लगता है वो कर सकता है, while the former are filled with parental solicitude, लेकिन उनको पता है कि किस तरह से हम चाइल्ड को ग्रो करेंगे और किन एक्सपीरियंसेस को यूज करके हम उसको भी इनकलकेट करेंगे उन चीजों के साथ, ताकि वो बेटर सोच पाए और बेटर अपनी लाइफ में डिसीजंस ले पाए। विच इज ऑफन अ डिस्गाइज फॉर लव ऑफ पावर, तो एक डिस्गाइज है लव फॉर पावर, ठीक है, लव ऑफ पावर, तो पावर का मतलब डिस्गाइज है लव ऑफ पावर, इसका मतलब है कि अपनी पावर दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर वो चीजों को थोपने की कोशिश करते हैं जिसको प्यार का नाम दिया जाता है, शायद वो एक डिस्गाइज बन के आ जाता है सामने। सो पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province, जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज्यादातर अगर देखा जाए, जैसे पेक्यूलियर का मतलब होता है जो चीजें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, प्रोविंस मतलब जहां पे बच्चे रह रहे हैं या फिर जहां पे सब लोग मिलके रह रहे हैं, तो वहां उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। The options they express, however, are so dogmatic and the young seldom confide in them, तो बहुत ही डिफरेंट होती हैं, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो इंसिस्ट करने वाली बात या फिर बहुत ज्यादा थोपने वाली, जिसमें चाइल्ड जो होता है वो अक्सर क्या करता है, कन्फाइड इन देम, वो उनसे भागता है, दूर भागता है, एंड यूजुअली गो टू देयर ओन वे इन सीक्रेट। कन्फाइड करना मतलब चीजों को छुपाना, सीक्रेट्स रखना, और अपने कुछ नोन लोग जो है उनके कॉन्फिडेंट्स हैं उनके साथ जाके शेयर करना, बट पेरेंट्स के साथ शेयर वो नहीं कर पाता उस प्रोविंस में रह के। तो जनरली क्या करते हैं वो, दे यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट, वो बाकी चीजें करते हैं पेरेंट्स को बताए बिना। तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया असम्पशंस में, सबसे पहली असम्पशन, the adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive, जो कि पैसेज में क्लियरली लिखा था, राइट। तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता, वहां प्रोविंस वर्ड की बात हुई जहां पे वो एक साथ रहते हैं, और ये भी कहा गया कन्फाइड इन एंड डज समथिंग इन सीक्रेट, तो ऑब्वियसली ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। The adolescent of modern times does not have much respect for parents, ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही पैसेज में मेंशन था।
यहाँ मेंशन था कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि अडोलसेंट को लगता है कि मुझे पता अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है, अपने अफेयर्स को, और पेरेंट्स का डिफरेंट ओपिनियन है, वो कहते हैं कि हम चीजें इस पे थोपें जैसे हमने एक्सपीरियंस करी हैं या फिर जो हमें लगता है ठीक है। तो इसलिए ओनली वन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया, कहना क्या चाहता है ऑथर, ठीक है। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या दूर करने का कोई एक बढ़िया आपको सोल्यूशन मिल सकता है, या कुछ गेट रिड करने के लिए एक बढ़िया टेक्निक मिल सकती है, या फिर ऐसा कर ही नहीं पाएंगे आप। सो फर्स्ट ऑप्शन है, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। तो पेरेंट्स कोशिश करेंगे बट वो कन्फाइड करेगा, वो सीक्रेट में कुछ करेगा, तो शायद मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, शायद थोड़ा कर दें, शायद कुछ ओपिनियंस वो एक्सेप्ट कर लें, बट सारे नहीं कर पाएंगे। तो पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प, ज्यादा वो मदद नहीं कर पाएंगे या ज्यादा वो चीजें अपने हिसाब से नहीं करवा पाएंगे, ना ही उसको कंफर्टेबल फील करवा पाएंगे। When children reach adolescence, involvement of parents in their lives is unnecessary, ऐसा नहीं है कि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जरूरी ही नहीं है, ठीक है। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपर्ली, एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगेन कि वो बच्चे को बड़ा कर ही नहीं सकते ढंग से, उनको मॉरल वैल्यूज सिखा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इस एज के अंदर, वो अपनी जगह ठीक होते हैं, कई बार वो अपनी जगह ठीक होते हैं बच्चे। इन मॉडर्न सोसाइटीज adolescents tend to be stubborn, disobedient and careless, ये पीछे भी हमने पढ़ा कि वो केयर नहीं करते या फिर उनके दिल में रिस्पेक्ट नहीं है पेरेंट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है, वो अपने ओपिनियंस में शायद उनको लगता है कि हम ठीक है। तो इसलिए इसका बहुत ही न्यूट्रल आंसर ऑप्शन ए हो जाता है कि पेरेंट्स इवन इफ दे ट्राई टू कन्विंस देयर चिल्ड्रन हु हैव बिकम एडोलसेंट, मे बी सम ऑफ देम विल गेट कन्विंस्ड ऑन अ फ्यू मैटर्स, बट सारे मैटर्स पे वो हेल्प नहीं कर पाएंगे उनकी। तो दोस्तों ये कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर्स थे। कुछ और क्वेश्चंस के पार्ट 2 में अगली वीडियो के अंदर हम लोग पार्ट 3 में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स सी सेट के आरसी के क्वेश्चंस वो डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ट्राई करना चाहते हो प्रीलिम्स जो आप 2025 का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि सी सेट की वजह से कोई प्रॉब्लम्स जनरेट ना हो, जैसे आप जीएस की तैयारी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको पता है सी सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है 2023 और 2024 के क्वेश्चंस को देखने के बाद। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारा सी सेट का जो कोर्स 2025 के लिए स्टार्ट हो रहा है वेरी सून, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।